ये इंडियन फोक डांस विजुअल एटलस नाम का एक पीडीएफ दस्तावेज है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे मूल रूप से एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्टैटिक जीके के मास्टर नोट्स के तौर पर बनाया गया है। हाँ, जिसका नारा ये है, रटना मना है, ट्रिक्स और कहानियों के साथ। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा लक्ष्य सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकारी देना या कोई परीक्षा की टिप्स बांटना नहीं है। हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। आज हम इस पीडीएफ में मौजूद हर एक चित्र, हर एक शब्द और हर एक फैक्ट को विस्तार से डिकोड करने वाले हैं, ताकि इस विषय की पूरी और व्यापक समझ मिल सके। और ये जरूरी भी है। तो ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं। देखिए, इस एटलस की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि ये दस्तावेज सिर्फ कुछ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है। मेरा मानना है कि ये असल में भारत की आत्मा का एक मानचित्र है। भारत की आत्मा का मानचित्र? क्या बात है। हाँ, क्योंकि ये हमें बताता है कि लोग कौन हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका मौसम कैसा है, और सबसे अहम बात, उस मौसम ने उनके शरीर की हरकतों को कैसे गढ़ा है। तो इस गहराई में उतरने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस दस्तावेज ने भारतीय नृत्यों को समझने का एक बहुत ही शानदार विजुअल मेटाफर, यानी एक रूपक दिया है। वो थाली और हांडी वाला। हाँ, एग्जैक्टली। इसने शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींच दी है। शास्त्रीय नृत्य की तरफ एक बहुत ही करीने से सजी हुई पारंपरिक थाली दिखाई गई है, जिसमें हर चीज अपनी जगह पर होती है। बिल्कुल। इस थाली में हर कटोरी अपनी जगह पर फिक्स्ड है, हर मसाले का नाप एकदम तय है। और इसके ठीक नीचे लिखा है कि ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के कठोर नियमों पर आधारित है, जहां सालों के कठोर प्रशिक्षण और एक गुरु की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ लोक नृत्य की तस्वीर बिल्कुल अलग है। हाँ, वहां एक उबलती हुई मिट्टी की हांडी दिखाई दे गई है, जो आग पर रखी है और जिसमें से भाप निकल रही है। सब कुछ एक साथ पक रहा है। नोट्स कहते हैं कि मौसम, त्योहारों और फसल के इस सहज उत्सव का कोई औपचारिक व्याकरण नहीं होता, बल्कि भावनाएं ही इसका व्याकरण है। बस यही लाइन, भावनाएं ही इसका व्याकरण है। और यही वो बिंदु है जहां कला अपने शुद्धतम रूप में दिखाई देती है। मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश के कथक की बात करें तो उसमें एक कहानी है, ताल का एक बहुत ही कठोर अनुशासन है। और तमिलनाडु के भरतनाट्यम में भी तो भाव और राग के कितने कड़े नियम होते हैं। बिल्कुल, एक भी कदम गलत हुआ तो पूरा नृत्य अशुद्ध मान लिया जाता है। लेकिन वो जो उबलती हुई हांडी है ना, वो आम आदमी की अभिव्यक्ति है। उसमें कोई नियम नहीं है, बस एक उफान है। एक सेकंड रुकिए, यहीं पर मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा है। बताइए। भावनाओं को व्याकरण कहना सुनने में बहुत काव्यात्मक तो लगता है, लेकिन क्या तकनीकी रूप से ये गलत नहीं है? मतलब बिना किसी तय नियम, ताल या तय स्टेप्स के क्या ये सिर्फ एक केओस या अराजकता नहीं बन जाएगा? एक समूह में सैकड़ों लोग एक साथ बिना किसी व्याकरण के कैसे नाच सकते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, देखने में भले ही वो अराजकता लगे, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। तो फिर वो सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं? क्योंकि लोक नृत्यों का व्याकरण किसी किताब में नहीं लिखा जाता, बल्कि वो उस समुदाय के साझा अनुभवों में दर्ज होता है। सोचिए, जब एक पूरा गांव पीढ़ियों से एक ही तरह से फसल काट रहा है, एक ही तरह से धान कूट रहा है, तो उनके शरीर में एक अदृश्य लय अपने आप बैठ जाती है। ओहो, मतलब उनका रोजमर्रा का काम ही उनका रिदम बन जाता है। बिल्कुल। हांडी उबलती जरूर है, लेकिन वो उस बर्तन के आकार और नीचे जल रही आंच की आग से बंधी होती है। और वो आग और बर्तन ही उनका समाज और उनका भूगोल है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भूगोल ही उस हांडी का असली आकार तय करता है। एकदम सही। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अगर हम वहाँ का भूगोल तो बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ की चुनौतियां भी अलग हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के नृत्यों का जो जिक्र इस एटलस में है, वो सर्वाइवल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहता है। खासकर जब हम हिमाचल प्रदेश के नृत्यों को देखते हैं ना, तो वहाँ का भूगोल इंसान की हरकतों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। एकदम सटीक कहा। हिमाचल प्रदेश के लिए इस एटलस में बर्फ पर बने पैरों के गहरे निशान और एक लकड़ी की छड़ी का चित्र है। यहाँ छपेली और डांगिया डंडा नाच का जिक्र किया गया है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। हाँ। नोट्स बताते हैं कि छपेली को बर्फ पर चलने से आने वाली छप छप की आवाज से याद रखा जा सकता है, और डांगी नाच में उस डंडे का प्रयोग होता है। लेकिन सिर्फ एक डंडे का चित्र हमें उस संस्कृति के बारे में आखिर क्या बताता है? देखिए, पहाड़ों पर वो डंडा सिर्फ एक डांस प्रॉप नहीं है। तो क्या है? जब कोई व्यक्ति बर्फ से ढके पहाड़ों पर चलता है,
तो फिसलने से बचने के लिए एक मजबूत छड़ी या डंडे का होना, मतलब वो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। बाप रे, इतना गंभीर। हाँ, और समय के साथ यही सर्वाइवल टूल, ये व्यवहारिक जरूरत, एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। डांगी नृत्य में उस डंडे के सहारे संतुलन बनाना और उसे एक लय में जमीन पर पटकना असल में प्रकृति की कठोरता के खिलाफ इंसान के खड़े रहने का जश्न है। मतलब सर्वाइवल ही वहाँ कला बन गया है। हाँ, कितनी गहरी बात है ये। बिल्कुल। पहाड़ों की इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के नृत्यों को याद रखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स इस दस्तावेज में दी गई हैं, वो मुझे लगता है मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके पर एक अलग ही रोशनी डालती हैं। हाँ, वो ट्रिक्स काफी दिलचस्प हैं। जैसे कश्मीर के रऊफ नृत्य को महिलाओं द्वारा वसंत के स्वागत से जोड़ा गया है। हाफिजा नृत्य को खुदा हाफिज शब्द से याद रखने को कहा गया है। हाँ, शब्दों का खेल है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली ट्रिक हिकात नृत्य की है। वो अनुच्छेद 370 वाली। एग्जैक्टली। इसे याद रखने के लिए लिखा है कि अनुच्छेद 370 के कारण देश से कटा हुआ था, तो कटा से बना हिकात। अब आप ही बताइए, एक प्राचीन लोक नृत्य को एक आधुनिक जियोपॉलिटिकल घटना से जोड़ना, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो है, लेकिन अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही प्रभावी है। वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग अमूर्त और अपरिचित शब्दों को बहुत जल्दी भूल जाता है। हिकात एक ऐसा शब्द है जिसका देश के बाकी हिस्सों के छात्रों के लिए कोई भावनात्मक संदर्भ नहीं है। हाँ, ये बात तो है। एक आम छात्र के लिए ये बस एक रैंडम शब्द है। बिल्कुल। इसलिए याददाश्त में इसे पक्का करने के लिए दिमाग को एक बहुत ही मजबूत, कभी कभी विवादास्पद या अत्यधिक परिचित एंकर की जरूरत होती है। परीक्षा के भारी दबाव में छात्र का दिमाग इस राजनीतिक तट शब्द को एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो ये ट्रिक राजनीतिक नहीं है? नहीं, ये विशुद्ध रूप से न्यूरोलॉजिकल है। क्या बात है। तो पहाड़ों की इस कठोरता और सर्वाइवल की जद्दोजहद से जब हम भारत के मैदानी इलाकों यानी हार्टलैंड में आते हैं, तो कला का रूप और उसका उद्देश्य दोनों ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनुभाग में हम देखते हैं कि सर्वाइवल की चिंताएं पीछे छूट जाती हैं और सामाजिक कहानियों का मंच सज जाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उपजाऊ जमीन और बड़ी नदियों वाले क्षेत्रों में अक्सर ऐसा ही होता है। जब पेट भरा हो तभी समाज के पास रंगमंच और जटिल कलाओं को विकसित करने का समय और ऊर्जा होती है। ये बहुत लॉजिकल है। उत्तर प्रदेश के हिस्से में हमें रंगमंच के लाल और सुनहरे पर्दे और एक चमकदार मोरपंख दिखाई देता है। यहाँ नौटंकी का जिक्र है, जो कभी संचार और मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करती थी। हाँ, घर घर में मशहूर थी। साथ ही रासलीला और कजरी भी है। ब्रज क्षेत्र का मयूर नृत्य, जहाँ लोग मोर पंख पहनकर राधा कृष्ण का प्रेम दर्शाते हैं, वो तो विशुद्ध रूप से भक्ति और नाटकीयता का मिश्रण है। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक बाद जो छत्तीसगढ़ की कहानी आती है, वो एक बहुत ही गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलती है। आप सुआ नाच की बात कर रही हैं ना? जी। वो तो इस पूरे एटलस के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक है। सच में। सुआ नाच गोंड जनजाति का नृत्य है। सुआ का मतलब है तोता। हाँ। इस दस्तावेज में एक सुंदर मंडला आर्ट के बीच में मिट्टी का एक हरा तोता रखा हुआ है। नोट्स कहते हैं कि महिलाएं दिवाली पर बीच में इस मिट्टी के तोते को रखकर नाचती और गाती हैं। और इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। वही तो मेरा सवाल है, इतने सारे पक्षियों में से सिर्फ एक मूक मिट्टी के तोते को ही इस घेरे के बीच में क्यों रखा गया है? ये कोई देवी देवता की मूर्ति तो है नहीं। देखिए, इस तोते के चयन के पीछे एक बहुत ही गहरी सामाजिक चालाकी छिपी है। तोता दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा पक्षी है जो इंसान की आवाज और उसके शब्दों की हूबहू नकल कर सकता है। ओह, अच्छा। एक अत्यंत पितृसत्तात्मक समाज में जहां महिलाओं को अपनी बात सीधे तौर पर कहने, अपनी तकलीफें बयां करने या अपने अधिकारों की मांग करने की कोई आजादी नहीं थी, वहां उन्होंने इस तोते को अपना संदेशवाहक बना लिया। एक सेकंड, सच में? मतलब वो तोते के जरिए अपनी बात कह रही थीं? बिल्कुल। महिलाएं अपने गीत उस तोते को संबोधित करके गाती हैं। वे अपना दुख दर्द, अपनी उम्मीदें और अपना छिपा हुआ प्रेम उस मिट्टी के तोते को सुनाती हैं, ताकि तोता उसे आगे पहुंचा दे। हाँ, इस मनोवैज्ञानिक विश्वास के साथ कि तोता उनके शब्दों को रट लेगा और समाज के कानों तक या उनके पतियों तक वो बात पहुंचा देगा। ये पितृसत्तात्मक समाज के कड़े नियमों को बिना तोड़े अपनी आवाज उठाने का एक बहुत ही सेफ और प्रतीकात्मक तरीका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए,
ये विश्लेषण इस पूरी परंपरा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। कला अक्सर प्रतिरोध का सबसे सुंदर माध्यम होती है। बिल्कुल। और दर्द और प्रेम के इन संदेशों को पीछे छोड़ते हुए आइए अब पूर्वी भारत के खेतों और वहां के शक्तिशाली अनुष्ठानों की ओर बढ़ें। असम और पश्चिम बंगाल के चित्र ऊर्जा के दो एकदम विपरीत छोरों को छूते हैं। हाँ, एक तरफ प्रकृति का मूक नाटक है और दूसरी तरफ ऊर्जा का सम्मोहन। असम के चित्र में खेती में काम आने वाले हंसिए के ऊपर एक बेहद रंग बिरंगी तितली बैठी हुई है। हंसिया बिहू नृत्य का प्रतीक है जो साल में 3 बार खेती के अलग अलग चरणों पर होता है। और वो तितली बोडो समाज के बगरुम्बा नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। महिलाएं पारंपरिक दोखना पहनकर अपनी बाहों को तितली के पंखों की तरह फैलाकर नाचती हैं। ये खेती के कठिन परिश्रम के बीच प्रकृति के सबसे नाजुक जीव का जश्न है। कितना खूबसूरत दृश्य है। और इसके ठीक विपरीत बंगाल का धुनाची नृत्य इस नाजुकपन को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देता है। भस्म एकदम सही शब्द है इसके लिए। बंगाल के चित्र में 2 हाथ एक मिट्टी के बर्तन को पकड़े हुए हैं, उसमें सुलगता हुआ नारियल का खोल है, आग की लपटें उठ रही हैं और धुएं के घने बादल हैं। और साथ में वो ढाक यानी वो विशाल ड्रम। हाँ, नोट्स में लिखा है कि दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान आग, धुएं और ढाक की तेज थाप का जो सम्मोहन पैदा होता है वो कीर्तन के साथ मिलकर एक ट्रांस यानी समाधि की अवस्था ला देता है। बिल्कुल। अगर हम तुलना करें तो असम का बगरुम्बा प्रकृति के शांत और कोमल रूप का प्रतीक है जो पोषण करता है। और बंगाल का धुनाची देवी की शक्तिशाली, विनाशकारी और फिर से निर्माण करने वाली ऊर्जा को प्रकट करता है। धुनाची का धुआं और ढाक की आवाज इंसान को उसकी भौतिक सीमाओं से बाहर निकालकर एक आध्यात्मिक उन्माद में धकेल देती है। मतलब ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है। नहीं, ये अनुष्ठान कम और ऊर्जा का विस्फोट ज्यादा है। कमाल है। लेकिन इन नृत्यों और सांस्कृतिक सम्मोहन को समझना जितना खूबसूरत है, प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे बनाने वाले लोग इन्हें उतना ही खतरनाक और कंफ्यूजिंग बना देते हैं। अरे हाँ, वो तो उनका काम ही है। एटलस का अगला अनुभाग इसी खतरे की घंटी बजाता है। इसे भ्रम का जाल या कंफ्यूजन ट्रैप्स का नाम दिया गया है। देखिए, परीक्षा सेट करने वालों का अपना एक अलग ही मनोविज्ञान होता है। वे सिर्फ ज्ञान की जांच नहीं करते, वे ये भी देखते हैं कि दबाव में एक छात्र का दिमाग कैसे फैसले लेता है। और ये जाल कितने शातिर होते हैं ये यहाँ स्पष्ट दिखता है। चित्र में पीले रंग का एक बड़ा खतरे का निशान है जिसमें कंकाल की खोपड़ी बनी है और हड्डियों की जगह 2 पेंसिलें क्रॉस की हुई हैं। अच्छा, तो पहला जाल क्या है? पहला है द नेम ट्रैप। इसमें लिखा है कि बांग्ला नृत्य बंगाल का नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, परीक्षा में ये नाम देखकर कोई भी सामान्य इंसान सबसे पहले पश्चिम बंगाल पर ही टिक करेगा, लेकिन इसका सही जवाब मेघालय है। ये तो होना ही था। ऐसे सवाल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने का आदी होता है। अच्छा। हाँ, बांग्ला शब्द देखते ही दिमाग तुरंत बंगाल का पैटर्न पूरा कर देता है, बिना बाकी विकल्पों पर विचार किए। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ओह, तो ये हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। और दूसरा जाल द साउंड अलाइक ट्रैप है। मतलब 2 ऐसे शब्द जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, घूमर और घुमुरा। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। घूमर राजस्थान के रेगिस्तान की रेत में भील जनजाति द्वारा मां सरस्वती की आराधना में किया जाता है। और दूसरी तरफ घुमुरा, वो ओडिशा के कालाहांडी का नृत्य है जो मिट्टी के वाद्य यंत्र घुमुरा के नाम पर पड़ा है। अब देखिए, परीक्षा के उस तनावपूर्ण माहौल में जहां हर एक सेकंड कीमती होता है, घूमर और घुमुरा के बीच का वो छोटा सा ऊ की मात्रा का अंतर दिमाग अक्सर उसे इग्नोर कर देता है। बिल्कुल। एक नृत्य सूखे रेगिस्तान की तपिश से पैदा हुआ है और दूसरा ओडिशा की नम मिट्टी से, लेकिन बस एक जैसी ध्वनि दोनों के ऐतिहासिक और भौगोलिक अंतर को मिटा देती है। और इसी तरह की उलझनों को सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही खास ट्रिक दी गई है। बताइए, क्या ट्रिक है? वहां के 2 प्रमुख नृत्य हैं, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। एटलस में एक ऐसे मुखौटे का चित्र है जिसके 2 चेहरे हैं, एक मुस्कुराता हुआ और एक गुस्से वाला। चीन वाली ट्रिक होगी पक्का। एग्जैक्टली। ट्रिक ये है, अरुणाचल की सीमा चीन से लगती है। चीन ने दोस्ती का मुखौटा पहना है लेकिन हमेशा युद्ध की धमकी देता है। बहुत ही स्मार्ट। एक बार फिर
यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी सूखी या बोरिंग जानकारी को एक प्रासंगिक और चर्चित संदर्भ में लपेट देने से वह स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। हाँ, कोई इसे कैसे भूलेगा? इसे एक मेमोनिक डिवाइस कहते हैं, जो विजुअल और वैचारिक दोनों स्तरों पर काम करती है। तो परीक्षाओं के इन दिमागी जालों और सीमाओं की राजनीति से बाहर निकलकर अगर हम समाज की असली कहानियों की ओर लौटें, तो हमें दिखाई देता है कि कुछ नृत्य सीधे ईश्वर और महाकाव्यों से जुड़े हैं और कुछ रोजी रोटी की मजबूरी से। और ये तुलना पुडुचेरी और बिहार के नृत्यों में बहुत गहराई से देखने को मिलती है। ये मिथक और यथार्थ का एक बहुत ही स्पष्ट टकराव है। बिल्कुल, पुडुचेरी के गराड़ी नृत्य का संबंध सीधे रामायण महाकाव्य से है। मान्यता है कि राम की जीत पर सुग्रीव की वानर सेना ने उत्सव मनाते हुए यह नृत्य किया था। ये तो हमारा गौरवशाली मिथक हो गया। हाँ, लेकिन बिहार वाले हिस्से में कोई भगवान या वानर सेना नहीं है। वहाँ एक पुरानी भारतीय रेलवे की टिकट बनी है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में माइग्रेशन या पलायन लिखा है। ये तो बिल्कुल आज की सच्चाई है। यही तो ये बिहार के विदेशिया नृत्य का प्रतीक है। नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि विदेशिया कोई पौराणिक कथा नहीं है। इसके रचयिता भिखारी ठाकुर है, जिन्हें अक्सर भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत बड़ा नाम है उनका। जी, ये उन लोगों का एक बेहद मार्मिक सामाजिक नाटक है, जिन्हें मजबूरी में रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर विदेश यानी दूर शहरों में जाना पड़ता है। वो ट्रेन की टिकट एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो गराड़ी नृत्य हमारे प्राचीन महाकाव्यों के ईश्वरीय न्याय और भव्यता से जोड़ता है। और विदेशिया उस औरत का दर्द है जिसका पति उसे गांव में छोड़कर कलकत्ता या बंबई की किसी मिल में मजदूरी करने चला गया है। यह आधुनिक भारत की आर्थिक वास्तविकताओं और आम आदमी के विस्थापन का सबसे प्रामाणिक लोक दस्तावेज है। उफ, ये सच में दिल को छू लेने वाला है। विदेशिया सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि एक शिकायत है जो समाज और अर्थशास्त्र से की जा रही है। बिल्कुल। और आम आदमी की इसी आवाज की एक झलक हरियाणा के नृत्यों में भी मिलती है। वहाँ ध्वनि तरंगों के बीच बजते हुए 2 मंजीरे दिखाई देते हैं। हरियाणा के लिए क्या ट्रिक दिया है? हरियाणा के 3 नृत्यों, दूर जिसे लूर भी कहा जाता है, सांग और मंजीरा को एक ही तार्किक वाक्य में पिरो दिया गया है। ट्रिक है, दूर दूर से लोग सांग सुनने आते हैं क्योंकि वहाँ लोग मंजीरा बजाते हैं। क्या बात है! ये भाषाई रचनात्मकता का एक और शानदार नमूना है। अलग अलग शब्दों को एक अर्थपूर्ण वाक्य में ढाल देना, जिससे याद रखने का बोझ काफी कम हो जाता है। और दिमाग के काम करने के इसी तरीके को एटलस के अंतिम हिस्से में एकदम चरम पर ले जाया गया है। इसे रैपिड फायर ट्रिक्स, मेमोरी वॉल्ट कहा गया है। मेमोरी वॉल्ट? हाँ, यहाँ एक इंसानी दिमाग का चित्र है जिसके अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी गरारियां या गियर्स घूम रहे हैं। साथ ही एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो शब्दों के छिपे हुए अर्थों को बड़ा करके दिखा रहा है। मतलब अब असली डिकोडिंग शुरू होगी। चलिए इस मेमोरी वॉल्ट के कुछ सबसे दिलचस्प उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल, चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। शुरुआत मणिपुर से होती है। नृत्य है जागोई और लाइव हरोबा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जिसके पास बहुत सारी मणि यानी अपार धन है, वो चोरी हो जाने के डर से रात भर जागता रहता है। तो मणि से मणिपुर और जागने से जागोई। बहुत खूब। यहाँ देखिए कि कैसे एक अमूर्त नाम जागोई को एक बहुत ही आम मानवीय भावना यानी पैसे खोने का डर के साथ जोड़ दिया गया है। दिमाग डर और पैसे से जुड़ी कहानियों को जल्दी नहीं भूलता। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है। नृत्य है मटकी और जवारा। ट्रिक है कि सिर पर मटकी को एकदम मध्य में यानी बीचों बीच रखना पड़ता है, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। मध्य से मध्य प्रदेश, मटकी से मटकी नृत्य। हाँ, ये ट्रिक गुरुत्वाकर्षण के एक बुनियादी भौतिक नियम का इस्तेमाल करके भूगोल को याद रखने का बेहतरीन तरीका है। फिर महाराष्ट्र है, जहाँ लावनी और तमाशा नृत्य है। इसे बॉलीवुड के घर से जोड़ा गया है, जहाँ फिल्मों का हमेशा तमाशा होता है। ये तो सबको याद रहेगा। इसके बाद वो लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास वाला चित्र नागालैंड के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ मोडसे और चोंग नृत्य है। नागालैंड की ट्रिक क्या हो सकती है? ट्रिक कहती है कि शब्द पर ध्यान दो। मोडसे में डस शब्द छिपा है और डसता कौन है? नाग यानी नागालैंड। इसे लिंग्विस्टिक डिकोडिंग कहते हैं। एक लंबे शब्द में से एक परिचित ध्वनि को खोजना और उसे एक खतरनाक जीव नाग से जोड़ देना, जो एवोल्यूशन के हिसाब से हमारे दिमाग में हमेशा अलर्ट पैदा करता है। कमाल का निमोनिक है। और गुजरात के लिए गरबा
और डांडिया को महात्मा गांधी से जोड़ा गया है। उनके जन्म पर हमें गर्व है और उनका प्रसिद्ध डंडा, गर्व से गरबा, डंडा से डांडिया। बहुत ही रचनात्मक। और अंत में पीडीएफ पंजाब के भांगड़ा और गिद्धा और झारखंड के छऊ और पाइका का उल्लेख करते हुए इस सूची को समाप्त करता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा मेमोरी वॉल्ट हमें दिखाता है कि मनुष्य का दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जो सिर्फ डेटा स्टोर कर ले। तो क्या है? उसे कहानियों, विजुअल्स और थोड़ा बहुत बेतुकेपन की जरूरत होती है। ये ट्रिक्स सिर्फ जानकारी नहीं है, ये जानकारी को पचाने का एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम इस इंडियन फोक डांस विजुअल एटलस के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर पहुंच जाते हैं। अंत में क्या है? ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे कलात्मक और दार्शनिक हिस्सा है। यहाँ भारत का एक नक्शा बना हुआ है, लेकिन इसमें राज्यों को बांटने वाली कोई काली स्याही की लकीरें नहीं है। तो नक्शा कैसे बनाया है? पीले और नीले रंग के सूती धागों को एक साथ बुनकर बनाया गया है और इसके बगल में पिन किए हुए एक नोट पे लिखा है, ये ट्रिक्स सिर्फ परीक्षा में नंबर बटोरने के लिए नहीं है। जब इन रीतियों को याद रखा जाता है तो असल में भारत के इतिहास, उसके बदलते मौसमों और यहाँ के लोगों के सदियों पुराने संघर्ष को सहेजा जा रहा होता है। ये एक बेहद खूबसूरत विचार है। वो रंग बिरंगे धागे उन विभिन्न संस्कृतियों, जनजातियों, खेतों में काम करने वाले किसानों और शहरों में जाने वाले प्रवासियों के प्रतीक हैं, जो मिलकर भारत नाम के इस विशाल और जटिल ताने बाने को बुनते हैं। बिल्कुल। जब कोई भी छात्र इन ट्रिक्स को पढ़ता है तो अनजाने में ही सही वो उस हांडी की आंच को महसूस कर रहा होता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। सच में इस दस्तावेज को खत्म करते हुए लेखक ने एक छोटी सी पहेली भी छोड़ दी है। आखिरी पंक्ति में एक सवाल है, लावनी किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका जवाब तो नहीं दिया होगा। नहीं, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है, बल्कि इसे सोचने के लिए छोड़ दिया है।